चलो, तो गैस गैंग्रीन हम सर्जरी स्टार्ट किए हैं। हम लोगों ने जैसे लेटेस्ट में टिटेनस पढ़ा था। क्लॉस्ट्रीडियम एक स्पोरिंग बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, जिसे 3 वैरायटी की बीमारियां होती है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई जो टिटेनस कराता है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। धनुष टंकार, जिसमें कन्वर्जन ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ सर और पांव की हील टिकती है, हेड हील, बाकी पूरी बॉडी धनुष जैसे हो जाती है। लॉक जा, जबड़ा पूरा पैक हो जाता है जिसको ट्रिस्मस बोलते हैं। सांस लेने में, खाने में, निगलने में तकलीफ होती है, डिस्निया डिस्फेजिया। बुखार आता है, पूरी बॉडी ऐसी स्टिफ हो जाती है, अकड़ आ जाती है, और कई बार जान चली जाती है। कंटामिनेटेड रस्टेड नेल्स, काटा, धूल मिट्टी, गोबर, इनमें इसके स्पोर पड़े रहते हैं जो हमारे शरीर में आ सकते हैं। एक्टिव इम्यूनेशन करके, पैसिव इम्यूनेशन करके, वुंड की प्रॉपर ड्रेसिंग करके, अच्छे एंटीबायोटिक देके हम टिटेनस को होने से रोक सकते हैं। और भला यही है कि हम प्रिवेंट करें। टिटेनस हो गया तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। होने के बाद में हम एक्टिव इम्यूनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अब बीमारी हो चुकी है। आज तुम डीपीटी लगवाओगे, टिटेनस टॉक्साइड लगाओगे, तो 10 दिन बाद एंटीबॉडी बनेगी, 5 दिन बाद एंटीबॉडी बनेगी, तब तक तो व्यक्ति मर ही जाएगा। तो फिर पैसिव इम्यूनाइज करना पड़ता है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन रेडीमेड बने हुए हैं वो खिलाना पड़ता है। जैसे कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी हो रही है ना, एज इट इज उसी से मिलती जुलती एक बीमारी है गैस गैंग्रीन। तो मैं बता रहा था क्लॉस्ट्रीडियम की एक वेराइटी क्लॉस्ट्रीडियम रेटिनाई थी जो हमने पढ़ ली। फिर एक होता है क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजे, ये इसी का एक और नाम है क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई। क्या नाम है? क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई। ये वेट गैंग्रीन की स्पेशल वेराइटी है जिसमें मसल्स में कभी वुंड बना और उस वुंड में साला क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई आ जाए, तो फिर ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने लग जाए, H2S, जो कि बहुत ऑफेंसिव, बदबूदार, डार्क, रॉटन, ये स्मेल वाली एक ये गैस है जो मायोनेक्रोसिस की वजह से बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये बनवाता है क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई। तो उससे जो गैंग्रीन होता है उसमें गैस बनती है H2S, इसलिए इसका नाम है गैस गैंग्रीन। बहुत तेज गति से फैलता है, बहुत बहुत फास्ट, इसलिए क्योंकि गैस तो बहुत तेज गति से फैलेगी। और क्लॉस्ट्रीडियम फिर एक बार एनारोबिक मीडियम हो जाए तो बहुत फास्टली। भैया किसका वीडियो ऑन हुआ है? ऑफ करो बेटा। छत दिख रही है वीडियो, और वो ऑफ करो माइक। आदित्य रिमूव कर दो इनको जो दिख रहे हैं वीडियो में। ठीक है, तो गैस गैंग्रीन स्टार्ट करते हैं। गैस बन जाती है। और एक चीज और है जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम की 3 वैरायटी होती है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई टिटेनस करवाता है, क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई गैस गैंग्रीन करवाता है, एंड क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये फूड पॉइजनिंग कराता है। इसको भी हम पढ़ेंगे, वैसे सेकंड ईयर में एफएमटी में पढ़ चुके हैं, देन ऑल्सो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। गैस गैंग्रीन में आपको लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं आपको गैंग्रीन ही पढ़ाऊंगा, जस्ट आने ही वाला है। तो दिस इज अ रैपिड स्प्रेडिंग, मैंने बताया था ना कैसा बहुत तेज फैलता है, इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ द मसल्स। इसलिए मैंने बताया था इसको नेक्रोटाइजिंग मायोनेक्रोसिस भी बोलते हैं। नेक्रोटाइजिंग मायोनेक्रोसिस मतलब मसल्स की वाट लग रही है, इसमें खराब हो रही है। कैरेक्टराइज बाय द कलेक्शन ऑफ गैस। कौन सी गैस थी भैया? मसल्स में कौन सी गैस इकट्ठी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, एज दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय द क्लॉस्ट्रीडियम इन्फेक्शन। मैंने पहले ही बताया था ये क्लॉस्ट्रीडियम से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई, या इसी का एक और नाम है क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजे। इसीलिए इस गैंग्रीन का एक और नाम है क्लॉस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस। क्लॉस्ट्रीडियल, ठीक है। तो वजह क्या है मैंने बता दिया, ऐसा कोई वुंड बन जाए जिसमें गोबर लग जाए, धूल मिट्टी लग जाए, जंग लगी हुई कील लग जाए, जंग लगा हुआ चाकू लग जाए, कांटा घुस जाए, उसके बाद में क्लॉस्ट्रीडियम के बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस जाते हैं, और वो टिटेनस भी करा सकते हैं या फिर वो गैस गैंग्रीन भी करा सकते हैं। ठीक है, चलो। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, किन लोगों को ये गैंग्रीन ज्यादा होता है? जहां पर हेमरेज है, किसी वुंड पे ब्लड क्लॉट है, तो उससे क्या होता है माना, मैं आपको बता दूं, इसलिए ड्रेसिंग कराते रहना चाहिए,
क्योंकि जो हेमरेज और क्लॉट बनता है तो क्लॉट में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम जो है ना ये बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ फास्ट कराता है। तो इसलिए क्लॉट व्लॉट जो बना है ना उनको सबको रेप ऑफ करके, मतलब जो पपड़ी वपड़ी बन रही है, जो खून के धब्बे हैं, उनको सबको अच्छे से ड्रेसिंग कर देना चाहिए, सब साफ कर देना चाहिए बीटाडिन से। कंटामिनेशन ऑफ सॉइल सप्लाई सिलिका एंड कैल्शियम, और उसमें धूल मिट्टी लग गई यदि उस वुंड में, उस मैं बेटा गैस गैंग्रीन पढ़ा रहा हूँ, तो यदि धूल मिट्टी लग गई है यदि हेमरेज के अलावा, तो धूल मिट्टी से भी साइलिशिया और कैल्शियम सप्लाई होगा, जो कि बैक्टीरिया को फेवर करेगा ग्रोथ में, है ना। लेसेरेशन क्रस्ट इंजुरी यदि हो गया है तो क्या होगा कि एक तो सारे बैक्टीरिया घुस जाएंगे, दूसरा क्या होगा, स्टेफाइलो स्ट्रेप्टोकोकस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेफाइलो स्ट्रेप्टोकोकस वो जो वुंड है, जो घाव बना है, उसकी ऑक्सीजन खा जाएंगे, क्योंकि वो एरोबिक बैक्टीरिया थे। तो फिर क्लॉस्ट्रिडियम वेल्चाई काम करेगा, क्योंकि ये एनोरोबिक बैक्टीरिया है, तो ऑक्सीजन भी जरूरी है खत्म होना, इसके लिए स्टेफाइलो स्ट्रेप्टोकोकस होना भी जरूरी है। ठीक है, चलो। और डायबिटिक वगैरह व्यक्तियों को तो ये जल्दी हो जाए। ठीक, बैक्टीरिया मैंने बता दिया, क्लॉस्ट्रिडियम वेल्चाई इस पे काम करता है, जो कि अल्फा टॉक्सिन, कोलाजिनेज, है ना, ल्यूकोसिडीन यानी डब्ल्यूबीसी को मारने वाला जहर रिलीज करता है। ठीक है, नाउ सिम्टम्स पे आ जाओ। तो क्लिनिकल फीचर में पहला लिखा है, द पेशेंट लुक्स वेरी एंजियस एंड एनीमिक, पेशेंट चिंतित चिंतित रहेगा क्योंकि बीमार है, डल लुक हो जाएगा, बुखार आएगा पेशेंट को। ठीक है, बुखार के साथ में पल्स रैपिड हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा कभी कभी पेशेंट को उल्टियां भी होने लग जाती है। लोकली क्या होगा, तो जो अफेक्टेड लिम्ब है उसमें आपको स्वेलिंग मिलेगी, जैसे बुल्ला बन जाता है ना एम्फाइसीमा में, लंग्स में फफोले जैसे, ऐसे फफोले वेसाइकल दिखते हैं। ये सबसे मेन बात है। और सबसे बड़ी बात है, उन फफोलों पे आप दबाओगे तो जैसे सूखी पत्तियां कुचलते हैं, या जैसे एयर बबल्स फूटते हैं, या उनको दबाए तो कैसा फील होता है, कैसी आवाज आती है। इसको क्रैपिटस बोलते हैं, CREPIUPITUS, क्रैपिटस, क्रैप्स बोलते हैं उसको शॉर्ट में, क्रैप्स आ रहे हैं। तो क्रैपिटस साउंड आता है मसल्स में, यदि ऐसा आ रहा दबाने पे ऐसा फील हो रहा है, तो इट मींस उसको क्लॉस्ट्रिडियल मायोनेक्रोसिस यानी गैस गैंग्रीन हो रहा है। ठीक है, चलो बाकी आप सोनोग्राफी करा लीजिए, कलर डॉपलर करा लो, एक्सरे करा लो, बट मुझे लगता है कि आपको कल्चर भी कराना चाहिए। कल्चर क्यों कराना चाहिए, क्योंकि जो भी फ्लूइड वगैरह जो निकल रहा है उसमें आप देख लो कि क्लॉस्ट्रिडियम ही है। कई बार ऐसा भी होता है कि सिस्ट वगैरह बन रही है, या कोई और समस्या है, और आप एंटीबायोटिक दिए जा रहे हो जबकि वो तो कोई और प्रॉब्लम है, लाइक डर्मोइड सिस्ट है, तो फिर उसमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये गैस गैंग्रीन है, बट गैस गैंग्रीन में बुखार बहुत आता है। डर्मोइड सिस्ट, सिबेशियस सिस्ट, इनमें बुखार नहीं आता, इसमें पेशेंट टॉक्सिक लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बीमार है, बिल्कुल डल हो गया है, बीमार बीमार वाला लोग होता है। ठीक है, चलो। प्रोफाइल एक्सिस वगैरह ट्रीटमेंट सब वही का वही है। उसमें टिटेनस के अंदर एंटी टिटेनस सीरम दिया था अपन ने, इसमें अपन एंटी गैस गैंग्रीन सीरम देंगे, है ना। उसमें भी एक्टिवेशन किया था, इसमें भी कर सकते हैं। उसमें भी ड्रेसिंग करी तो इसमें भी ड्रेसिंग करना पड़ेगी। उसमें पेनिसिलिन दिया था, इसमें पेनिसिलिन देना पड़ेगा। बट इसमें पैसिविटी के अंदर उसमें एंटी टेटनस सीरम था, और इसमें एंटी गैस गैंग्रीन सीरम है, बस इतना अंतर है, बाकी सब सेम टू सेम। और उसमें डिस्फेजिया डिस्निया बहुत मार्क था, इसलिए हमको मसल रिलैक्सेशन वगैरह देना पड़ रहा था, डाइजीपाम देना पड़ रही थी नींद सुलाने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको लोकली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लोकल आप सर्जरी करेंगे, मसल्स निकाल देंगे, काट देंगे। जो गैंग्रीन करते हैं ट्रीटमेंट, वही काटा पीटा खत्म करो, जो अपन ने सेकंड में पढ़ा था गैंग्रीन में, वो इसमें भी करना है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। गैंग्रीन पे मैं भी आऊंगा, गैस गैंग्रीन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 5 नंबर में पूछते हैं, वो है स्किन ग्राफ्टिंग। कभी भी जैसे मान लो मुझे यहाँ चोट लग गई, और अब यहाँ पे इतना बड़ा दाग बनने वाला है, मतलब स्कार बनने वाला है, तो ऐसे ही मैं बोलूंगा भगवान यार, ये गेस्ट गेस्ट से कौन जुड़ा, चलो गया। ठीक है, स्किन ग्राफ्टिंग की बात करें, मेरी क्लास वाले, कोचिंग वाले तो कोई गेस्ट से नहीं जुड़े हैं, चलो दिख जाएगा वो समझ लेंगे, है ना। बट गेस्ट से मत जोड़ो बेटा, आईडी बनाओ प्रॉपर, है ना। नाउ स्किन ग्राफ्टिंग, वैसे तो प्लास्टिक सर्जरी पूरा एक अलग ही एक
पोस्ट ग्रेजुएट के भी ऊपर वाला ग्रेजुएशन है। ये एमबीबीएस करने के बाद में भी नहीं होता, उसके बाद में इनको एमएस या एमडी डर्मेटोलॉजी करना पड़ेगा। उसके बाद में ये स्पेशलिटी होती है, 2 साल का और कोर्स है एमएस डर्मेटो के बाद, एमडी डर्मेटो के बाद, है ना। तो डबल पोस्ट ग्रेजुएशन है लाइक पीएचडी। तो इतना जो इसमें एक लाइन लिखी भी है कि ये तो पूरा एक साइंस है, इसलिए यहाँ पर सर्जरी में आपको बेसिक्स बताया जा रहा है। बट मैं आपको बता रहा था कि मान लो मुझे यहाँ चोट लग गई और यहाँ पे अब मुझे पता है कि स्कार बनने वाला है, और ऐसी ही टेढ़ी मेढ़ी शक्ल है और स्कार बन जाएगा, तो सब लोग अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना। भैया गेस्ट आईडी से कौन जुड़ा है, अभी कौन जुड़ा? नाम बताओ जल्दी, नाम बताओ। चलो बेटा नाम बताओ या लिख दो ग्रुप पे, नहीं तो वो रिमूव कर देगा आदित्य, है ना। चलो गेस्ट आईडी को रिमूव कर देना भैया। सो स्किन ग्राफ्टिंग मैं बता रहा हूं कि इस, हाँ, स्किन ग्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें एक जो मुझे समझ में आई है वो कि आपको डोनर और रेसिपिएंट स्किन के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक पॉइंट्स हैं, टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग पता होना चाहिए। माइक ऑफ करो। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा एक साइंस है, एक एमएस के बाद होता है, तो हमको इतना तो सर्जरी में नहीं पढ़ना है। देखो मैं पहली लाइन पढ़ के बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दो इट कम इन द डोमेन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, पूरा प्लास्टिक सर्जरी एक बिल्कुल एक साइंस है बहुत बड़ा। द ओनली द बेसिक पॉइंट ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग जो एक जनरल सर्जन को पता होना चाहिए वो इसमें लिखे हुए हैं। क्योंकि स्किन ग्राफ्टिंग हम तो कर ही नहीं सकते, बीएचएमएस वाले एमबीबीएस भी नहीं कर सकते, जनरल एमएस भी नहीं कर सकता। एमएस या एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद में प्लास्टिक सर्जरी का अलग से 2 साल का कोर्स होगा, वही कर सकता है। इसमें बेसिक पॉइंट्स है। कब कब करना पड़ता है स्किन ग्राफ्टिंग? इंडिकेशन, स्किन इज द बेस्ट पॉसिबल ड्रेसिंग फॉर अ रॉ सरफेस। जब भी कभी चोट लगे, बड़ा जख्म बन जाए, घाव बन जाए, तो उसको यदि हील करना है, ड्रेसिंग करना है, तो सबसे अच्छा क्या होता है उसमें, क्या चिपका दो अपन, स्किन। क्योंकि स्किन ही लॉस हुई है, वहीं पे स्किन लगा दो, ये बेस्ट पॉसिबल तरीका है। ठीक है। इसके अलावा चाहे वो सर्जिकल रिमूव मास हो या कैंसर की वजह से वो घाव बन के फिर उसको रिलीव कराओ, या कोई ट्यूमर की सर्जरी हुई है, या कोई बॉयल एब्सेस रप्चर हो गए बहुत बड़े, सिस्ट तोड़ना पड़ी हो, उन सब के बाद में, या चोट लग गई हो, बर्न हो गया हो, इन सब के बाद में हमको स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टेड स्कार। मैं बता दूं आपको, मैंने बताया भी था कि जब भी कभी बर्न वगैरह या चोट ऐसी जगह लगी जहाँ ज्वाइंट है, ज्वाइंट जैसे ये एल्बो, तो यहाँ पर ये स्कार बनेगा, तो स्कार की क्वालिटी होती है वो थोड़ा श्रिंक होता है। क्या होता है? श्रिंक। तो मेरा हाथ ऐसा ही रह जाएगा, मेरा हाथ पूरा ऐसा इतना फ्लेक्स एक्सटेंड होगा ही नहीं, वो इतना रह जाएगा, थोड़ा फ्लेक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि स्कार श्रिंक करता है। तो ऐसी जगह पे जहां पर स्कार बन सकता है जो ज्वाइंट पर है, वहां भी हमें स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि स्किन तो इलास्टिक है। ये लिखा, द कॉन्ट्रैक्टेड स्कार इन द विसिनिटी ऑफ जॉइंट रिक्वायर्ड एक्सिशन एंड स्किन ग्राफ्टिंग। तो वहां पर स्कार को हटाओ और वहां स्किन ग्राफ्ट करो, नहीं तो जॉइंट प्रॉपर मूव ही नहीं करेंगे। तीसरा, स्किन लॉस फ्रॉम सर्जिकल रिमूव मैलिग्नेंट ग्रोथ शुड बी मेड गुड विद इमीडिएट स्किन कवर। तो कोई कैंसर वेंसर से अपन ने पूरा सर्जरी करा है, और उसके बाद में फिर यदि आपको वहां पर पूरा बहुत बड़ा ओपन वुंड दिख रहा है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्किन ग्राफ्टिंग। ठीक है। चलो, नाउ टेकिंग अ स्किन ग्राफ्ट डिपेंड अपॉन द फैक्टर। देखो, अब स्किन ग्राफ्ट करवाना है तो उस पर कुछ फैक्टर्स तो होंगे। क्या फैक्टर होंगे? पहला, द रेसिपिएंट एरिया मस्ट नॉट बी एवेस्कुलर। आप जहां पर भी स्किन को चिपकाना चाह रहे हैं वो एवेस्कुलर नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने आपके खेत के महंगे बीज ऐसी जगह पर बोए हैं जहां जो बंजर जमीन है, या रेगिस्तान में बोआ है आप, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो भैया आप वहीं बोंगे ना जहाँ पे मॉइस्चर है, जहाँ पे वेसल्स, जहाँ पे ब्लड है। यानी कि ऐसी जगह पर स्किन ग्राफ्ट होगा जहाँ पर ब्लड है, नहीं तो ग्राफ्ट होगी नहीं पाएगा, हीलिंग हो ही नहीं पाएगी।
तो एक चीज तो एवेस्कुलर नहीं होना चाहिए। दूसरा, बट देयर शुड बी नॉट बी एन एक्सिस्ट ब्लड। भैया खेत में पानी होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि खेत में पूरा पानी भर दो स्विमिंग पूल और अब आप उसमें फसलें उगाओ। तो अति सर्वत्र वर्जते, पानी होना भी चाहिए बट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, तो भी फसल खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा ब्लड भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ब्लड हो जाएगा तो क्या होगा, वो चिपक भी नहीं पाएगा। ठीक। तीसरा, बेटा मैं फैक्टर बढ़ा रहा हूँ स्किन ग्राफ्टिंग के। पहला बता रहा हूँ कि जहां पर भी ग्राफ्ट होगा वहां पे एवेस्कुलर नहीं होना चाहिए वो एरिया। दूसरा, माइक ऑफ करो राजेश, माइक ऑफ करो। दूसरा, ऐसी जगह पर भी ग्राफ्ट नहीं करना चाहिए जहां पे खूब ब्लड हो, बहुत अत्यधिक ब्लड हो। तो ब्लड इतना बिल्कुल पानी पानी रहेगा तो ऐसे भी ग्राफ्ट चिपकेगा नहीं वहां पे। तीसरा, द रेसिपिएंट एरिया मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंफेक्शन। जो रेसिपिएंट एरिया है वो, आरती जैन वीडियो ऑफ करो। आरती जैन, पंखा दिख रहा आपके घर का, वीडियो ऑफ करो। चलो, और ये कोई टाइम है भैया आने का क्लास? पिछली बार भी आप लेट आए थे। ठीक, चलो अब मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो मैं बता रहा हूं कि स्किन ग्राफ्ट किन फैक्टर डिपेंड करता है। तो द रेसिपिएंट एरिया मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंफेक्शन। जो भी एरिया जहां पर आपको स्किन ग्राफ्ट चिपकाना है वो उसमें पस वस नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पस होगा तो आपने चिपका दिया, अंदर के अंदर पस बन रहा है, 15 दिन के बाद टाके जब हटाओगे तो वो जो ग्राफ्ट है वो भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में, स्किन और वुंड के बीच में पस आ गया, तो ग्राफ्ट चिपका ही नहीं। तो कहने का मतलब इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। द पार्ट आफ्टर स्किन ग्राफ्टिंग शुड बी इमोबिलाइज। बिल्कुल सही बात है। मालूम पड़ा आपने ग्राफ्ट लगा लिया और आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, दौड़ कर रहे हो, ये जहां पर भी ग्राफ्ट है वो मूवमेंट हो रही है, तो कैसे फिर उसकी जड़ें बनेगी, कैसे वो ग्राफ्ट चिपकेगा उस रॉ वुंड पर? इम्पॉसिबल है। इसीलिए फ्रैक्चर हो जाता है तो हम महीने भर के लिए पट्टा लगाते हैं। वो पट्टा क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो इमोबिलाइज रहे वो एरिया, नहीं तो वो हड्डियां हिलती रहेगी तो कैसे फिर ये चिपकेगी, है ना। तो इमोबिलाइज होना चाहिए। एंड द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी सेटिस्फैक्टरी। क्योंकि विटामिन नहीं है, विटामिन ए विटामिन सी नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो हीलिंग नहीं होगी। अभी पता है तुमको कोरोना के इसमें क्या इलाज कर रहे हो लोग? विटामिन सी दे रहे हैं। भैया पीयूष मालवीय, अपना वीडियो जैसे ऑफ कॉल करो। आ रहा है। वीडियो तो ऑफ कर दो। ठीक है, चलो समझ में आ गया बेटा। तो कहने का मतलब स्किन ग्राफ्ट इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक। अब प्रिपरेशन ऑफ रेसिपिएंट वुंड, जहां पर भी आपको चिपकाना है उसकी क्या प्रिपरेशन है? द एरिया इज फर्स्ट वॉश्ड विद द सोप एंड वाटर। पहले अच्छे डेटॉल विटाल से धो धा दो। अ सॉफ्ट ब्रश में बी यूज टू क्लीन डर्ट। यदि जख्म है तो पूरा सॉफ्ट ब्रश से पूरा एक एक दाना, उसका एक एक कतरा उस वुंड का साफ होना चाहिए। क्योंकि यदि एक भी बारीक सी बारीक कोई चीज उसमें रह गई तो वो इन्फेक्शन कराएगी, पस बनाएगी, और पस बन गया तो आपका ग्राफ्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्पॉन्ज होल्डर से उसको आप पूरा साफ कर लो। ठीक है, और बीटाडीन वगैरह लगाना, लेकिन ज्यादा मत लगा देना, क्योंकि यदि बहुत अत्यधिक बीटाडीन लगा दिया या H2O2 लगा दिया तो सारे टिश्यूज जो है वही मर जाएंगे, तो वो भी गड़बड़ है ना। डोनर स्किन के लिए भी एरिया को आप प्रॉपर शेव कर दो, है ना। उसके बाद में हल्का फुल्का एंटीसेप्टिक लगा के उसको अच्छे से वॉश कर दो, फिर आपको वो कट करके उसको निकालना है। ठीक है। नाउ मेथड ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग, है ना, ये तीन सिर्फ नाम नाम है, पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, 5 नंबर में आता है। पहला है बाय द लोकल एडजस्टमेंट। जैसे लोकल एडजस्टमेंट लोग यहाँ की स्किन का ये यहीं से फ्लेप उठाया, ये यहाँ वाला, और घुमा के इधर लगा, दिख रहा है, ये घुमा के इधर लगा दिया, ये लोकल एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है? लोकल एडजस्टमेंट। वहीं के आसपास की स्किन खींच काट के वहीं लगा दी। आप लोगों ने शरद पवार को देखा है? शरद पवार जो महाराष्ट्र में बहुत बड़े नेता हैं अभी भी। या आप लोग गूगल पे सर्च, आप गूगल पे सर्च करना कमांडो सर्जरी, इमेज, कमांडो सर्जरी, जबड़े ही करते हैं, कैंसर वैंसर हो जाता है तो
तो पूरी यहीं की स्किन पूरी जबड़े में से यहाँ मिला देते थे, पूरा ऐसा खींचा खींचा रहता है ऐसा। देखना, शरद पवार जिसने देखा उसको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये कमांडो सर्जरी होती है, ठीक है। ये लोकल एडजस्ट। भैया माइक ऑफ करो, माइक क्यों ऑन कर रहे हो? लोकल एडजस्टमेंट। दूसरा, बाय फ्री स्किन ग्राफ्ट, जो मैं भी बचपन समझ रहा था, बचपन मतलब फर्स्ट ईयर से वो यही था, फ्री स्किन ग्राफ्ट। जैसे मेरे चेहरे पे चोट लग गई है तो क्या करेंगे, मेरी थाई का या मेरा यहाँ का इस हिस्से का स्किन निकाला, चिपका दिया, क्योंकि ये हमेशा कपड़ों में कवर्ड रहता है और ये दिखता भी नहीं है। तो ये फ्री स्किन ग्राफ्ट है, पूरी ऊपर की स्किन की जो लेयर है वो निकालेंगे और यहाँ चिपका देंगे। यहाँ स्कार बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ का स्कार मुझे कोई मायने नहीं रखता, मुझे स्कार यहाँ नहीं चाहिए, है ना। तो ये फ्री स्किन ग्राफ्ट सबसे इजी यही है समझने के लिए। और थर्ड, बाय पेडिकल ग्राफ्ट। पेडिकल ग्राफ्ट क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे आपने कभी मनी प्लांट वगैरह कलम वलम लगाई हो, बेल लगाई हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे पौधा आगे बढ़ता है, बड़ा हो गया थोड़ा सा कलम, तो उसको क्या करो, अगले प्लांट जो गमला है उसमें उसका बीच का एक हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा अच्छे से अंदर गाड़ दो, पानी वानी दो, 5 7 8 दिन में उससे जड़ें आ जाएगी। जब उसमें भी अच्छी खासी जड़ें आ जाएगी तो बीच में से फिर वो दोनों जो है प्लांट उसको काट दो, तो एक पौधा इधर इंडिविजुअल बन गया, एक पौधा इधर इंडिविजुअल। तो ये होता है पेडिकल ग्राफ। देखो आपको फोटो दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। और ये सबसे टफ है, टफ है मतलब समझने के लिए नहीं, करने में, है ना। क्योंकि जिंदा स्किन को यहाँ से निकाल कर रहे हैं, देखो यहाँ से स्किन को काटा और फिर ये निकाल के फ्लेप यहाँ चिपकाया, जो पहले यहाँ था इसको चिपका दिया। अब जब ये पूरा चिपक जाएगा 15 20 दिन में पूरी स्किन व्यवस्थित हो जाएगी, फिर ये यहाँ से काट देंगे और यहाँ स्कार बन जाएगा। तो ये जब तक ये पूरा, इसलिए क्राफ्ट सक्सेसफुल होता है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई हेम्पर हुआ ही नहीं, तो ग्राफ बहुत इजीली चिपक जाएगा। सेम टू सेम जैसे वो मनी प्लांट में उसमें सब कुछ व्यवस्थित था, सब पौधे से पानी वानी व्यवस्थित उससे भी आ रहा था, तो और वो जिंदा था, तो बीच में से काट देंगे जब वो दोनों जड़ें बना लेगा तो फिर दोनों व्यवस्थित ग्रो करेंगे। इसको पेडिकल ग्राफ्ट बोलते हैं, पेडिकल ग्राफ्ट। इसमें कोशिका स्किन हमने यहाँ से काट के, अभी अपन ने इसको अलग नहीं करा, फ्री ग्राफ्ट में इसको अलग कर देते हैं और यहाँ चिपकाया। हो सकता है चिपके नहीं चिपके, ब्लड इसको सूट हो ना हो, लेकिन यहाँ से यहाँ चिपका दिया पेडिकल बना के, एक बीच में कनेक्शन देके, तो उससे फायदा ये हुआ कि यहाँ का सर्कुलेशन अभी भी यहाँ मेंटेन्ड है। जब ये पूरा चिपक जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, अब ये काट देंगे तो यहाँ स्कार बनेगा, क्या फर्क पड़ रहा है। दैट इज पेडिकल ग्राफ्ट। इट इज ऑल अबाउट स्किन ग्राफ्टिंग, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, डिसीज ऑफ आर्टरीज निकालो, अगला चैप्टर। उसमें एक बीमारी पढ़ाना हो, सबसे पहले रेनॉल्ड सिंड्रोम निकालिए आप लोग सब। रेनॉल्ड सिंड्रोम, पेज नंबर कोई बता दो भैया जिसको मालूम पड़ेगा। मेरे एडिशन में 166 पेज पे। चलो, रेनॉल्ड सिंड्रोम डॉक्टर रेनॉल्ड के नाम पर ये है। जब भी कभी एकदम से कोल्ड एक्सपोजर हुआ है ना, या बिल्कुल ठंडा पानी अपन ने हाथों में ले लिया, बर्फ ले ली, या इमोशनली हम बहुत डर गए, घबरा गए, या ओवर एक्साइटमेंट में आ गए, वॉट एवर, तो हमारा शरीर जो है उसमें जो पेरिफेरल आर्टरीज होती है उसमें सडन वेसोस्पाज्म आ जाता है। सडन वेसोस्पाज्म आ जाएगा तो वो आर्टरी सिकुड़ गई। मान लो मेरी ये फिंगर्स हैं, एकदम से कोल्ड एक्सपोजर हुआ तो ये जो फिंगर की जो मेरी पेरिफेरल अल्नर और रेडियल आर्टरीज की ब्रांचेस हैं वो सब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, सबसे पहले तो वहां पे पेलनेस आएगी। क्यों? क्योंकि वो ब्लड वहां पर कम हो गया है, तो वो अफेक्टेड एरिया सफेद पड़ने लग जाएगा। धीरे 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 वो अफेक्टेड एरिया थोड़ा सा ब्लूइश, क्यों ब्लूइश होने लग जाएगा, साइनोज्ड, बिकॉज वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ये नई फ्रेश ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है। ये होगा 10 15 मिनट तक, ये चलेगा चलेगा चलेगा। फिर जैसे ही हमारा शरीर सेकेंड रिएक्शन देगा, आप जानते हो हर प्राइमरी एक्शन के बाद में, है ना, 218 पेज पे भैया नहीं बुक में या पीडीएफ में, तो मैं बता रहा था कि सबसे पहले तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ हुआ हुआ, प्राइमरी एक्शन है ये, कोल्ड की वजह से प्राइमरी एक्सपोजर हुआ,
प्राइमरी एक्शन में वेसल्स पिचक गई, तो इमोशनल की वजह से एड्रेनलिन निकला, एड्रेनलिन ने वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा दिया। तो पहले अफेक्टेड एरिया पेल रहेगा, फिर धीरे धीरे साइनोज होने लग जाएगा, फिर होगी सेकेंडरी एक्शन। और सेकेंडरी एक्शन में फिर अब क्या होगा, अब होगा वेसो डायलेटेशन। और आप जानते हो वेसल्स थोड़ी सी जो एग्जिस्टिंग डायलेट थी ना, उससे थोड़ी ज्यादा डायलेट हो जाएगी शुरुआत। तो वो अफेक्टेड एरिया जहां पे बहुत देर से ब्लड नहीं आ रहा था और इकट्ठा था कि बस अब ये रास्ता खुले और हम घुसे, तो सेकेंडरी एक्शन में अब वहां पर वेसल डायलेट होने की वजह से ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड आ जाएगा और उस वजह से वो एरिया रेड हो जाएगा, ज्यादा रेड हो जाएगा। तो सबसे पहले पेलार आई, फिर साइनोसिस आया, और आखिरी में क्या आ रहा है, आखिरी में क्या आ रहा है, आखिरी में रेडनेस आ रही है। तो ये 3 सीक्वेंस में एक बीमारी होती है इसमें क्लिनिकली, और इसे हम बोलते हैं रेनॉल्ड सिंड्रोम। तो मैं इसको बढ़ाता हूं, ये 2 से 5 नंबर पूछ सकते हैं। रेनॉल्ड सिंड्रोम इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एपिसोडिक अटैक ऑफ द वेसोस्पाज्म। वेसोस्पाज्म का एपिसोड आया, एकदम कोल्ड एक्सपोजर हो गया, एकदम इमोशनल एक्सपोजर हो गया, that causes closure of the small arteries and small arteries, इसलिए मैंने पेरीफेरी का नाम लिया, पेरीफेरी, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी आर्टरी को नहीं अफेक्ट करता। और ये लिखा डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्समिटीज, यानी हमारे अंगूठे पांव के, हमारी हाथों की उंगलियां, अंगूठा, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड एक्सपोजर, या तो ठंडी लगी एकदम से, या फिर इमोशनल, यानी कि वही एड्रेनलिन रिलीज हो गया, ठीक है। क्लासिकली द अटैक कंसिस्ट 3 सीक्वेंस। सबसे पहले होगा इंटेंस पेलार, सफेद पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा वो एरिया। साइनोसिस, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन नहीं रहेगी, CO2 बढ़ जाएगी तो नीला पड़ जाएगा। एंड देन रूबर, बाद में फिर रेडनेस आ जाएगी। आप में से कितने लोगों ने बचपन में ये जो खेल जो बता रहा हूँ वो किया है? जैसे मैं और मेरा एक साथी है, उसको मैंने बोला चल तू हैंडपंप से हैंडपंप को मारते जा, मतलब हैंडपंप को धम, और मैं जो है जहां से पानी निकलता है हैंडपंप का, वहां पे हाथ रख लूंगा। फिर वो करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, बहुत बार 15-20 बार कर लिया, मेरे हाथ पे खूब प्रेशर फील हो रहा है। जैसे ही मैंने हाथ हटाया, धड़ाम से पानी निकलता। तो करा है ऐसा, सब लोगों ने करा होगा, है ना हैंडपंप। जो बिल्कुल नई युवा पीढ़ी, उनने तो नहीं देखे होंगे, पर हम लोगों ने बचपन में खूब करे हैं। तो क्या हुआ, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, तो खून रुका था रुका था रुका था रुका था रुका था, जैसे ही खून वेसल डायलेट हुई, धड़ाम से खून बढ़ जाएगा और ज्यादा रेडनेस मिलेगी। और प्राइमरी एक्शन के बाद में सेकेंड एक्शन हमने पढ़ा है ऑर्गेनॉन में, जैसे मैंने गर्म पानी में हाथ डाला मेरा राइट वाला, और फिर मैंने उसको निकाला, तो शुरुआत में तो प्राइमरी एक्शन में वो मेरा हाथ गर्म है, फिर धीरे धीरे जब सेकेंड रिएक्शन होगा तो ये हाथ ज्यादा ठंडा हो जाएगा इस हाथ की तुलना में, दैट इज सेकेंड रिएक्शन, तो इसलिए रेडनेस मिलेगी। ठीक, चलो। फिंगर एंड हैंड्स आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व होता है। टोज हो सकते हैं, पाँव की उंगलियां, है ना, ईयर, नोज, लिप्स, इन पे ज्यादा होता है क्योंकि पेरीफेरी। क्लियर? माइक क्यों ऑन किया बेटा? एपिलेप्सी आती क्या, एपिलेप्सी एकदम से फिर की? इसका माइक ऑन है, आदित्य जरा देखना। चलो, वजह तो यार देखो, वजह तो अननोन है, कोई को इमोशन हो गया, कोई क्या हो गया, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिसमें रेनॉल्ड सिंड्रोम मिलता है। मैं उस बीमारी के नाम बता रहा हूँ, सब हमको पढ़ना भी नहीं, सब पता भी नहीं है क्या है, बट एक बीमारी है SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस। एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कोलाजन वगैरह इनके लिए एंटीबॉडी बनता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RA, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एंटीबॉडीज जो है वो जॉइंट में इकट्ठी होती है, दर्द होता है। शोग्रेन सिंड्रोम, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें लेक्राइमल ग्लैंड वगैरह एट्रोफिड हो जाती है बिकॉज ऑफ द ऑटो एंटीबॉडीज। और इन ऑटो एंटीबॉडीज की बीमारियों के साथ में रेनॉल्ड सिंड्रोम भी मिलता है। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस, बर्जर डिसीज में जस्ट आपको पढ़ाने भी वाला हूं, उसमें मिलता है। वाइब्रेशनल इंजुरी, कोल्ड इंजुरी, आर्टेरियल ट्रोमा, कोई ने चाकू घोंप दिया तो मिलता है। कुछ ड्रग्स लाइक अर्गट, अर्गट मैंने अभी 4th ईयर में पढ़ाया, कोलोफाइलम, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो बीपी वगैरह में देते हैं हार्ट पेशेंट को। बर्थ कंट्रोल पिल, एस्ट्रोजन ज्यादा खाओगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस करवाएगा। मिसलेनियस में कोल्ड, ट्यूमर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक एड्रेनलिन बढ़ जाए, है ना,
एक बीमारी होती है, आप लोग देखना, फियोक्रोमोसाइटोमा। इसमें एड्रेनल मेडुला की ग्लैंड्स जो है उसमें ट्यूमर हो जाता है। तो एड्रेनल मेडुला से क्या निकलता है? एड्रेनलिन, डोपामीन। तो ये सभी वैसे क्वेश्चन कराएंगे, उसमें क्या। तो दीज आर द न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी हो सकती, दीज आर द डिसीजेज ऑफ रेनॉल्ट, मतलब दीज आर द कॉजेज ऑफ रेनॉल्ट सिंड्रोम। ये 5 नंबर में आता है, इतना लिख देना। रेनॉल्ट डिसीज नहीं पूछते, आए भी तो यही लिख देना। चलो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्जर डिसीज। कोई इसको बर्गर बोलता है, कोई बर्जर बोलता है, तो देख लेना जो आपको बोलना हो, है ना। मैकडी का बर्गर बोल सकते हो। तो बर्गर डिसीज व्हाट एवर, ये वैज्ञानिक के नाम पर ही इनका नाम है इस बीमारी का।